नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि संविधान पर हो रहा है हमला। कांग्रेस बोली कि राष्ट्र विरोधी बयान के लिए मोहन भागवत को मांगनी होगी माफी। इसी के साथ अगली बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अपराधी पकड़ने के बजाय बीजेपी के राजनीतिक एजेंडों पर काम कर रही है पुलिस। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कसा तंज। खबर में आगे आपको बताएंगे कि सपा को मिला कांग्रेस का साथ। अजय राय बोले भाजपा को सबक सिखाएगी मिल्कीपुर की जनता। आगे आपको बताएंगे कि एम्स की बदहाली पर बरसे राहुल गांधी। दिल्ली सीएम और केंद्र को लिखी चिट्ठी, कहा मरीजों के परिजनों को मिले सुविधा। और इसी के साथ आगे जिक्र होगा कि फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान, रवाना होगा पहला जत्था। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। संविधान पर हो रहा हमला। कांग्रेस बोली राष्ट्र विरोधी बयान के लिए मोहन भागवत को मांगनी होगी माफी। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के बेलगावी में अपनी जय बापू जय भीम जय संविधान रैली से पहले कांग्रेस ने सोमवार को आरोप लगाया कि संविधान पर हमला हो रहा है और अपनी मांग दोहराई कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को स्वतंत्रता आंदोलन पर दिए गए राष्ट्र विरोधी बयान के लिए माफी मांगनी चाहिए। विपक्षी दल ने यह भी दावा किया कि महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है और BR अम्बेडकर पर हमला किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि कांग्रेस की जय बापू जय भीम जय संविधान रैली बेलगावी में होगी और ये 27 दिसंबर 2024 को होना था, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। बेलगावी में ही गांधी ने 26 जनवरी 1924 को कांग्रेस अध्यक्ष पद संभाला था। आज महात्मा गांधी का अपमान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर पर हमला किया जा रहा है और भारत के संविधान और उसके मूल्यों पर आक्रमण हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अपराधी पकड़ने के बजाय बीजेपी के राजनीतिक एजेंडे पर काम कर रही पुलिस। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर कसा तंज। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को कहा कि भाजपा सरकार के सारे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। पुलिस अपराध पर अंकुश लगाने में पूरी तरह से नाकाम है। पुलिस अपराधियों को पकड़ने के बजाय भाजपा के राजनीतिक एजेंडे को पूरा करने के लिए काम कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि पुलिस का काम विपक्ष, खासकर सपा नेताओं कार्यकर्ताओं पर झूठे मुकदमे में फंसाकर उन्हें परेशान करने का है। भाजपा नेताओं के दबाव में पुलिस निर्दोषों को फंसाने का काम कर रही है। बीजेपी के राज में अन्याय और अत्याचार चरम पर है। जब तक पुलिस निष्पक्ष होकर कार्य नहीं करेगी, तब तक अपराध नहीं रुकने वाला है। पुलिस की कार्यप्रणाली से जनता का भरोसा खत्म हो चुका है। सपा प्रमुख ने भाजपा सरकार में अपराधियों के बेखौफ रहने का आरोप लगाते हुए कहा कि हत्या, लूट सहित अपराध की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश में हर दिन अपराध की घटनाओं में इजाफा हो रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सपा को मिला कांग्रेस का साथ। अजय राय बोले भाजपा को सबक सिखाएगी मिल्कीपुर की जनता। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में आगामी उपचुनाव के लिए अपने इंडिया ब्लॉक सहयोगी समाजवादी पार्टी को पूरी ताकत से समर्थन दिया। अजय राय ने कहा कि कांग्रेस पूरी ताकत से इंडिया गठबंधन का समर्थन कर रही है। चुनाव जीतने के लिए सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करना भाजपा का काम है, लेकिन मिल्कीपुर की जनता इस बार उन्हें सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी के सहयोगी कांग्रेस ने मिल्कीपुर से कोई उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया है और इसके बजाय उसने सपा उम्मीदवार को समर्थन देने की घोषणा की है। पिछले साल हुए आम चुनाव में फैजाबाद से लोकसभा के लिए चुने जाने के बाद समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद द्वारा सीट खाली करने के लिए मिल्कीपुर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव जरूरी हो गया था। मिल्कीपुर उपचुनाव 5 फरवरी को होना है और वोटों की गिनती 8 फरवरी को होगी। उपचुनाव के लिए सपा ने अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। उन्होंने गुरुवार को अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने कहा कि मैं मिल्कीपुर की जनता, बीजेपी के नेताओं योगी आदित्यनाथ और PM नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मैं दिन रात लोगों की सेवा करूंगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। एम्स की बदहाली पर फिर बरसे राहुल गांधी। दिल्ली सीएम और केंद्र को लिखी चिट्ठी, कहा मरीजों के परिजनों को भी मिले सुविधा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी में सियासी हलचल काफ़ी तेज हो गई है। राजनीतिक दलों और नेताओं की ओर से एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली स्थित एम्स के हालात और मरीजों तथा उनके परिवारों को उचित सुविधा दिलाने को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्र स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था को लेकर लगातार सक्रिय है। पिछले हफ्ते एम्स
का दौरा करने के बाद सोमवार को उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने लंबे पोस्ट में एम्स के बदहाली को लेकर पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने पोस्ट कर बताया कि देश भर में दिल्ली स्थित एम्स आने वाले मरीजों और उनके परिवारों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लिए दिल्ली की मुख्यमंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा है। उन्होंने आगे लिखा कि पिछले दिनों मैंने देखा कि दिल्ली में ठिठुरती ठंड में कई लोग मेट्रो स्टेशन के नीचे सोने को मजबूर हैं, जहां ना तो पीने का पानी की उचित व्यवस्था है और ना ही शौचालय की। आसपास कूड़े कचरे का बड़ा सा ढेर भी लगा रहता है। इतनी बड़ी संख्या में मरीजों का एम्स आना ये दिखाता है कि लोग जहां रहते हैं वहां उन्हें सस्ती और अच्छी क्वालिटी की सुविधाएं नहीं मिल रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। फिर दिल्ली कूच की तैयारी में किसान और रवाना होगा पहला जत्था। जी हाँ दोस्तों, किसानों का एक समूह 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर लाइन से दिल्ली के लिए अपना मार्च फिर से शुरू करेगा। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर के अनुसार यहाँ पर 101 किसानों का जत्था 21 जनवरी को शंभू बॉर्डर से दिल्ली के लिए रवाना होगा। बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले किसान पिछले साल 13 फरवरी से पंजाब और हरियाणा के बीच शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डेरा डाले हुए हैं। सुरक्षा बलों ने उन्हें दिल्ली मार्च करने से रोक दिया था। किसान दिल्ली कूच के जरिए केंद्र सरकार पर एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित अन्य मांगों को लेकर दबाव बनाना चाहती है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप, नीतीश कुमार के ऊपर एक सुपर सीएम। कौन है ये डीके बॉस? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार के औरंगाबाद में तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कहा कि बिहार में नीतीश कुमार पूरी तरह से सरकार नहीं चला रहे हैं। तेजस्वी यादव के अनुसार 3.5 लोग मिलकर सरकार चला रहे हैं। तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के ऊपर एक सुपर सीएम होने का भी दावा किया और कहा कि सुपर सीएम डीके बॉस हैं। और हालांकि तेजस्वी ने डीके बॉस की पहचान नहीं बताई है। जहाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव औरंगाबाद में कार्यकर्ता दर्शन ये संवाद कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। दोस्तों, सोमवार को कार्यकर्ता दर्शन कार्यक्रम के दौरान तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तेजस्वी यादव ने सीधे तौर पर कहा कि बिहार में नीतीश कुमार नहीं बल्कि 3.5 लोग सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी ऊपर सुपर सीएम हैं, वही सुपर सीएम डीके बॉस हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कोलकाता पुलिस होती तो मौत की सजा दिलाते, संजय राउत की उम्र कैद पर भड़की ममता बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोलकाता के सरकारी आरजी सरकारी अस्पताल में पिछले साल अगस्त में एक महिला चिकित्सक की रेप और हत्या के मामले में दोषी करार दिए गए संजय राय को सियालदाह की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसले पर पहली प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल सीएम ममता बनर्जी ने अदालत के फैसले पर असंतोष जताया। ममता बनर्जी ने कहा कि ये केस कोलकाता पुलिस से जबरन छीनकर सीबीआई को सौंपा गया। अगर मामला पुलिस के पास होता तो मौत की सज़ा कन्फर्म होती। इससे पहले सोमवार को सियालदाह के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास की अदालत ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर केस में दोषी संजय राय को मरते दम तक उम्र कैद की सजा सुनाई। फैसले पर अदालत ने टिप्पणी की है कि यह अपराध दुर्लभ से दुर्लभतम श्रेणी में नहीं आता जिससे दोषी को मृत्युदंड दिया जा सके। संजय राय को 50,000 रुपये का अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अदालत ने राज्य सरकार को आदेश दिया कि वो पीड़ित परिवार को 17 लाख रुपए की आर्थिक मदद दे। हालांकि परिवार ने आर्थिक मदद लेने से इनकार कर दिया और इंसाफ की गुहार लगाई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिल्कीपुर चुनाव को लेकर सपा के पक्ष में पूरी जनता, कुंभ के इंतजाम हो बेहतर, अवधेश प्रसाद का बयान। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी से अयोध्या के सांसद अवधेश प्रसाद ने मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपनी पार्टी की जीत का दावा किया। साथ ही सरकार से कुंभ के बेहतर इंतजाम करने की अपील की है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने सोमवार को पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हमारी 4 बार की सरकार में महाकुंभ का आयोजन हो चुका है, जिसकी देश विदेश सराहना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि ये सरकार की जिम्मेदारी होती है कि जितने भी हमारे तीर्थ यात्री महाकुंभ में स्नान करने आए, उनका सम्मान, उनकी सुरक्षा, उनका आदर, ये सब का ध्यान रखें। उन्होंने आगे कहा कि आगजनी की घटना बताती है कि कोई दिक्कत रही होगी, सरकार सबके जाल माल की हिफाजत करे, उनका ख्याल रखे। सरकार से अनुरोध है कि इंतज़ाम बेहतर हो, कोई कमी रह गई होगी, इस कारण ऐसी दुर्घटनाएं हुई, उसको सरकार को देखना चाहिए। कहीं ना कहीं सरकार के जो व्यवस्थापक थे उनके द्वारा इंतज़ाम करने में कोई कमी रह गई है। अब ऐसी घटना ना हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के लिए बेहतर विकल्प, सचिन पायलट का बयान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत का दावा किया और राजस्थान के उदयपुर में मीडिया से बातचीत में पायलट ने कहा, ऐसा इसलिए क्योंकि विकास के नाम पर आम आदमी पार्टी ने कुछ नहीं किया।
टोंक विधानसभा से विधायक सचिन पायलट ने कहा कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव चल रहा है और दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी को कई बार मौका दिया, लेकिन विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। पिछले 12 सालों में दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच जो वर्चस्व की लड़ाई चल रही है उसमें दिल्ली को ही जनता पिस रही है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी दिल्ली की जनता के लिए बेहतर विकल्प हो सकती है। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। इंडिया गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेगी कांग्रेस। बिहार में राहुल गांधी का बड़ा ऐलान, तेजस्वी यादव ने साधी चुप्पी। जी दोस्तों, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को पटना के पार्टी कार्यालय में कहा कि कांग्रेस बिहार विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के हिस्से के रूप में लड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ मिलकर बिहार में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचार को हराने का आह्वान किया। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होना है। राहुल गांधी ने पटना स्थित कांग्रेस के प्रदेश मुख्यालय सदाकत आश्रम में एक कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि संविधान की रक्षा सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता कर सकता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान वाली विचारधारा है और दूसरी तरफ बीजेपी आरएसएस की विचारधारा नफरत व हिंसा की विचारधारा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मुकाबला सिर्फ कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता और उसकी विचारधारा कर सकती है। राहुल गांधी ने बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि अगला चुनाव बिहार में है और ये एक क्रांतिकारी प्रदेश है। देश में जब भी बदलाव होता है तो उसकी शुरुआत बिहार से होती है। उन्होंने कहा कि ये विचारधारा की लड़ाई है, आप सबको तैयार हो जाना चाहिए। हम बीजेपी और आरएसएस की विचारधारा को बिहार में इंडिया गठबंधन के साथ खड़े होकर हराएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। तेजस्वी यादव होंगे आरजेडी के सर्वा राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में लालू यादव, इतनी मिली ताकत। जी हाँ दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू यादव ने अपने छोटे बेटे तेजस्वी यादव पर भरोसा जताते हुए उन्हें पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा दे दिया है। लालू यादव फिलहाल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे, लेकिन उनके साथ साथ तेजस्वी यादव को भी अनौपचारिक रूप से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा मिल जाएगा। लालू यादव के द्वारा तेजस्वी यादव को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के बराबर का दर्जा दिए जाने के बाद अब इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि क्या अब पार्टी के अंदर तेजस्वी युग की शुरुआत हो गई है। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि शनिवार को पटना में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में यहाँ पर बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि आरजेडी के संविधान की धारा 35 के उसमें संशोधन कर दिया गया है। इसके बाद अब लालू के साथ साथ तेजस्वी यादव को पार्टी से जुड़े सभी बड़े फैसलों और साथ ही चुनाव में सिंबल जारी करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 3 साल में 21,000 अरबपतियों ने छोड़ा देश। मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर कांग्रेस हमलावर। जी हाँ दोस्तों, संसद का बजट सत्र 31 जनवरी से शुरू होने जा रहा है। 1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आम बजट पेश करेंगी और इससे पहले कांग्रेस ने मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा है कि मोदी सरकार में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिला है। कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख जयराम रमेश ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि मोदी सरकार लंबे समय से भारत में दर्ज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की इच्छा को लेकर ढिंढोरा पीटती आ रही है। फिर भी पिछले दशक में निजी निवेश में कमी ही देखने को मिली है। ये रिकॉर्ड निचले स्तर तक चला गया है और बड़ी संख्या में बिजनेसमैन भारत छोड़कर विदेश चले गए हैं। जीएसटी और इनकम टैक्स दोनों को मिलाकर बनने वाली पेचीदा दंडात्मक और मनमानी कर व्यवस्था भारत की समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा बनी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। प्रवेश वर्मा ने की थी केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग, आ गया चुनाव आयोग का फैसला। जी हाँ दोस्तों, नई दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल के नामांकन में खामियां बताते हुए रिटर्निंग अधिकारी को शिकायत की थी। उन्होंने 3 खामियां बताते हुए अरविंद केजरीवाल का नामांकन रद्द करने की मांग की थी। हालांकि अब इस पर चुनाव आयोग का फैसला आ गया है। चुनाव आयोग ने अरविंद केजरीवाल का नामांकन स्वीकार कर लिया है। दिल्ली में 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर होने जा रहे विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन का दौर खत्म हो चुका है। शनिवार को स्क्रूटनी भी हो गई है और अब 20 जनवरी तक नामांकन वापस लिए जा सकते हैं। स्क्रूटनी के बाद नई दिल्ली सीट पर
9 नामांकन पत्रों को खारिज कर दिया गया, जबकि 31 को स्वीकार किया गया है। सोमवार शाम ये तय हो गया कि नई दिल्ली सीट पर कितने उम्मीदवारों के बीच टक्कर होगी। दिल्ली में कुल 1522 नामांकन दाखिल किए गए थे, जिसमें से 1040 को स्वीकार किया गया है, जबकि 477 को खारिज कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, भाजपा प्रत्याशी प्रवेश वर्मा और कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित के फॉर्म को चुनाव आयोग ने जांच के बाद सही पाया और तीनों के नामांकन स्वीकार कर लिए गए हैं। इससे अब तय हो गया है कि नई दिल्ली सीट पर इन तीनों नेताओं के बीच दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। गरीबों के लिए न्याय की आवाज़ उठाएंगे, राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार की गलत नीतियों से गरीब परेशान। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को गरीब और मेहनतकश वर्ग के लिए व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट अभियान शुरू किया है। कांग्रेस का कहना है कि व्हाइट टी शर्ट सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं बल्कि संविधान की रक्षा और न्याय के लिए खड़े होने का प्रतीक है। पार्टी ने आगे कहा कि आज मेहनतकश वर्ग मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से भयंकर दबाव में जी रहा है और बढ़ रही महंगाई ने इनके सपने को तोड़ दिया है। कंपनियों तो फायदे में है लेकिन इनकी आमदनी नहीं बढ़ रही है, जिंदगी और बदतर होती जा रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी का फोकस अमीरों को अमीर करने पर मोदी सरकार ने गरीबों और मेहनतकश वर्ग से अपना मुंह मोड़ लिया है, उन्हें पूरी तरह से उनके हाल पर छोड़ दिया है। सरकार का पूरा ध्यान सिर्फ गिने चुने पूंजीपतियों को ही और समृद्ध करने पर है और इस वजह से असमानता लगातार बढ़ती जा रही है और खून पसीने से देश को सींचने वाले श्रमिकों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। वो तरह तरह के अन्याय और अत्याचार झेलने को मजबूर है, ये राहुल गांधी ने बयान दिया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि ऐसे में हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम मिलकर उन्हें न्याय और हक दिलाने के लिए मजबूती से आवाज़ उठाएं और इसी सोच के साथ हम व्हाइट टी शर्ट मूवमेंट की शुरुआत कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि मैं युवाओं और मेहनतकश वर्ग के साथियों से अपील करता हूं कि वो इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मैया सम्मान योजना का क्रेज़ 58 लाख से अधिक हुए लाभुक और इस दिन आएगी जनवरी माह की किस्त। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 58 लाख से भी ज़्यादा हो गई है। अगस्त 2024 में शुरू हुई इस योजना के तहत अब तक लाभुकों की संख्या में 15,99,394 की बढ़ोतरी हो चुकी है। योजना के तहत दिसंबर की राशि 6 जनवरी को दी गई थी और 6 जनवरी को राज्य भर में मैया सम्मान योजना के लाभुकों की संख्या 56,61,791 थी, जो कि अब बढ़कर 58,09,799 हो गई है। यानी कि 6 जनवरी के बाद लाभुकों की संख्या में 1,47,988 की बढ़ोतरी हुई है। वहीं जनवरी में लाभुकों की संख्या 59 लाख से अधिक होने का अनुमान है। राज्य भर में ग्रामीण क्षेत्रों में मैया सम्मान योजना का आवेदन संबंधित प्रखंड कार्यालयों में और शहरी क्षेत्र में अंचल कार्यालय में जमा लिया जा रहा है और प्रखंड कार्यालयों व अंचल कार्यालयों की देखरेख में इसकी ऑनलाइन एंट्री की जा रही है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 27 जनवरी को महू आएंगे खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। कार्यकर्ताओं से बोले जीतू पटवारी, गुटबाजी छोड़कर कांग्रेस को मजबूत बनाएं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली महू में 27 जनवरी को कांग्रेस का बड़ा आयोजन हो रहा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस राहुल गांधी के निर्देश पर जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा, संविधान बचाओ यात्रा निकालने जा रही है। पार्टी अध्यक्ष जीतू पटवारी इसके लिए पूरी शिद्दत से लगे हुए हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि ये विचारधारा की लड़ाई है, हमें कांग्रेस को वैचारिक रूप से मजबूत करना है, इसीलिए 27 जनवरी की गुटबाजी छोड़कर सबको महू पहुंचना है। उन्होंने अपील की है कि एक गांव से, एक बूथ से एक गाड़ी महू पहुंचनी चाहिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पार्टी के अन्य पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ इन दिनों प्रदेश के भ्रमण पर हैं और वह महू में आयोजित होने वाली जय बापू जय भीम जय संविधान यात्रा में भीड़ जुटाने के लिए कार्यकर्ताओं से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। केजरीवाल के खिलाफ राहुल गांधी का रोड शो,
प्रियंका को भी उतारने की तैयारी कांग्रेस ने बनाया है खास प्लान। जहां दोस्तों दिल्ली में विधानसभा चुनाव है और इस बीच आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच मुकाबला है, लेकिन कांग्रेस की वापसी की चर्चा भी तेज है। पिछली बार साल 2020 में 5% से कम वोट लाने वाली कांग्रेस इस बार कितना वोट ला पाएगी? इस बार दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी, ये भविष्य में तय होगा। 2015 और 2020 में कांग्रेस दिल्ली में खाता नहीं खोल पाई थी, इसलिए कांग्रेस इस बार देश की राजधानी में अपने सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही है। अब जबकि सभी 70 सीटों के लिए प्रत्याशियों का चेहरा साफ हो गया है, ऐसे में कांग्रेस के कैंपेन और उसके चुनाव प्रचार पर सबकी नजर है। कांग्रेस सूत्रों के मुताबिक इस समय उम्मीदवारों की ओर से लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की डिमांड सबसे ज्यादा है। हाल ही में वायनाड लोकसभा सीट से जीतकर सांसद बनी प्रियंका गांधी के भी चुनाव प्रचार में उतरने की संभावना है।